गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू प्रयाग आई चैनल। हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे आज। और अभी तक हमने पढ़ा कि बंगाल में ब्रिटिशर्स ने बंगाल को कैसे कैप्चर किया, कैसे वहाँ की सारी रेवेन्यू पावर, वहाँ की सारी निजामत पावर, वहाँ की सारी पावर्स अपने हैंड में ली। अब हम आज डिस्कस करेंगे, अब ब्रिटिशर्स जो होंगे वो साउदर्न इंडिया में मूव करेंगे। उनके पास बंगाल जैसी मजबूत टेरिटरी आ चुकी थी और कोई भी इंसान जो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है वो किसी के फिर इंटरफेरेंस को रिलाई नहीं, मतलब किसी के इंटरफेरेंस को पसंद नहीं करता है। तो अब साउदर्न इंडिया में ब्रिटिश इंडिया की सेटलमेंट उतनी मजबूत नहीं थी। साउदर्न इंडिया में क्या था कि फ्रांस स्टेबल थे, कुछ एरिया पुर्तगीज ने लिया था, कुछ डच ने लिया था। और उसके बाद फिर वहाँ की जो रूलिंग कम्युनिटीज थी, जैसे हैदर अली हुए, मतलब वोडियार डायनेस्टी हुई, मराठास हुए, निजाम्स हुए, त्रावणकोर का अपना राज्य था, केरला का अपना राज्य था। तो उन लोगों का जो सेटलमेंट थी, अब उनसे हम देखेंगे कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे उन्होंने अपने आप को साउदर्न इंडिया में सेटअप किया। अभी तक हमने नॉर्दर्न इंडिया में देखा, नॉर्दर्न इंडिया की सारी पावर्स को ब्रेक कर चुके हैं, बंगाल में सेटलमेंट कर चुके हैं, मुगल एम्पायर इनका पेंशनर हो चुका है, सिख को वो हरा चुके हैं, लगभग मतलब नॉर्दर्न इंडिया में अपनी पूरी सेटलमेंट इनकी हो चुकी है। अब हम बात करेंगे साउदर्न इंडिया के। तो साउदर्न इंडिया की जो सबसे पहली वॉर जिस पावर के बीच में ब्रिटिशर्स के साथ होती है वो होता है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस भी एक देखिएगा, फ्रांस भी बहुत मजबूत बहुत ही मजबूत टाइप की कंपनी थी फ्रांस भी। फ्रांस इंडिया में कुछ उसके मुख्य कारण थे जिसके कारण सक्सेस नहीं हो पाया, नहीं तो हो सकता था कि कहीं ना कहीं फ्रांस की भी एक अच्छी पॉसिबिलिटी थी इंडिया में सेटल होने की, या इंडिया की एक रूलर कम्युनिटी बनने की। क्योंकि रीजन ये था कि फ्रांस रूल करने के ही इंटेंशन से आया था, उसने तो बिजनेस के बाद रूल का इंटेंशन दिखाया था, क्योंकि फ्रांस ही ऐसा इंसान था जो पहली बार इंटरवीन करना स्टार्ट किया इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में। ब्रिटिशर्स ने तो बाद में इंटरवीन करना स्टार्ट किया, लेकिन फ्रांस ने पहले इंटरवीन करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट द एंग्लो फ्रेंच और कैनेटिक वॉर्स। ठीक है, एंग्लो फ्रेंच कार्नेटिक वॉर्स भी इसको बोला जाता है कि ये एरिया जो था वो कार्नेटिक्स का एरिया था, कार्नेटिक्स के एरिया में ये युद्ध लड़ा गया था, इसीलिए इसको कार्नेटिक एरिया भी कहा जाता है। और एंग्लो फ्रेंच वॉर मतलब ब्रिटिशर वर्सेस फ्रांस। ठीक है, तीन युद्ध लड़े गए थे। देखिएगा, तीन युद्ध होती है किसके किसके बीच में, एंग्लो फ्रांस वॉर मतलब तीन युद्ध में इनका डिस्कशन, तीन युद्ध में इनकी सेटलमेंट्स पूरी खत्म होती है, जो कि हमारा 1946 से स्टार्ट होता है, 1746 से स्टार्ट के 1760 तक होता है। कंटिन्यूस वॉर नहीं है, बीच में गैप भी है, मतलब कि 1746 से लेके कंटिन्यू 1760 तक, मतलब लगभग चार इधर और 10 12 साल 14 साल युद्ध चलता रहता है, ऐसा नहीं बीच बीच में गैप होता है। और देखिएगा, हम डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये वॉर जो था वो कर्नाटक एरिया में लड़ा जा रहा था। पहला वॉर जो होता है वो 1746 से लेके 1750, फर्स्ट कर्नाटक वॉर, फर्स्ट वॉर। अब देखिए, इस पर हम एंग्लो फ्रेंच वॉर पढ़ेंगे, इसके बाद एंग्लो मराठा वॉर पढ़ेंगे, फिर एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ेंगे। इन सारे ही वॉर्स में हमारे पास डिस्कशन में मेन जो इंपॉर्टेंट है, हमें इसमें जानना है कि कौन सी ट्रिटी के साथ वो एंड हुआ या फिर कौन सी ट्रिटीज हुई मीन युद्ध के समय में। दूसरा में जानना है कि उस युद्ध की रीजंस क्या थे, और थोड़ी बहुत जो उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, इससे ज्यादा हमें इसके जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो उसी लहजे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वॉर देखिए, सब फर्स्ट वॉर जो चला था वो 1746 से लेके 1748 तक चला था। ठीक है, दिस वाज द एंग्लो फ्रेंच वॉर का पहला वॉर था। अब इसका रीजन क्या था, व्हाट वाज द रीजन फॉर फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर? तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। ठीक है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। देखिए यूरोप में क्या था उस समय, यूरोप की भी उस समय जो पॉलिटिकल सिनेरियो था कुछ बड़ा इनस्टेबल था। यूरोप में भी ब्रिटिश पावर के साथ, ब्रिटिश वैसे भी ब्रिटिश की पहले से पॉलिसी रही थी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, और उस समय जो थ्योरी चल रही थी वो कॉलोनाइजेशन की और कैपिटलिज्म की थ्योरी बहुत ज्यादा यूरोप में 18th सेंचुरी में जो थ्योरी बहुत ज्यादा डिस्कस या बहुत ज्यादा फेमस हुई थी वो कैपिटलिज्म की और कॉलोनाइजेशन की। कैपिटलिज्म से ही कॉलोनाइजेशन की थ्योरी आती है, क्योंकि कैपिटलिज्म में ये था कि पूंजीवाद, जो जितना पैसा इकट्ठा कर ले, जो जितना धन को संग्रह कर ले, या जिसके पास जितना बड़ा बिजनेस वो इतना ताकतवर। तो अब वो बिजनेस आएगा कैसे, वो पैसा आएगा कैसे? तो दूसरे को एक्सप्लॉइट करके, दूसरे के हक को मार के। अब दूसरे का हक मारने के लिए हमको वहां का रूल करना पड़ेगा वहां को। तो इस वजह से दूसरी कंसेप्ट आया कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन में क्या करते थे कि यूरोप की कंट्रीज जो थी वो दूसरी कंट्रीज को अपनी कॉलोनी बनाते थे। कॉलोनी मतलब कि वो वहां जाएंगे, वहां सेटल होंगे, वहां की रूलिंग, वहां की सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को संभालेंगे, वहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे।
जनरली जो भी यूरोपियन सेटलमेंट्स हो रही थी वो सब की सब रेवेन्यू जनरेशन के लिए हो रही थी, कॉलोनाइजेशन का। ठीक है, तो वहां पे भी यूरोप में भी ऐसा चल रहा था। तो ऑस्ट्रिया के साथ ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होता है 1740 में। ठीक है, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन कब की बात है? 1740 की बात है। अब ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन जब 1740 में स्टार्ट हो जाता है तो ब्रिटिश और ईस्ट इंडिया का, हाँ, ब्रिटिश और फ्रांस दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े रहते हैं इस वॉर में। तो जब यूरोप में वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट खड़े रहते हैं तो उसका इफेक्ट इंडिया में भी दिखता है, वो इंडिया में भी एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये तो कारण था युद्ध के स्टार्ट होने का। इमीडिएट कारण क्या हुआ अचानक से कि ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया, फ्रांस की ट्रेडिंग शिप जो आ रही थी इंडिया में उसको कैप्चर कर लिया। ठीक है, द ट्रेडिंग शिप ऑफ फ्रांस वाज कैप्चर्ड बाय द इंडिया। अब इस बात पे फ्रांस को बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, वो उसका रिटेलिएशन करते हैं। वो उसका रिटेलिएशन कैसे करते हैं? तो नजदीक पे मॉरिशस के गवर्नर, फ्रांस की कॉलोनी रहती है मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस में फ्रांस की कॉलोनी रहती है, तो वो उस मॉरिशस से वहां के गवर्नर को मदद के लिए बुलाते हैं कि आप इंडिया में आइए, मेरी हेल्प कीजिए। और वहां का जो गवर्नर रहते हैं वो लॉ वार्डेनिस रहते हैं। ठीक है, कौन रहता है? मॉरिशस गवर्नर, मॉरिशस के जो गवर्नर रहते हैं वो कौन रहते हैं? लॉ वार्डेनिस। ठीक है, लॉ वार्डेनिस वहां के गवर्नर रहते हैं। ये देखिएगा, ये बहुत टाइम चल रहा है वॉर के टाइम। तो लॉ वार्डेनिस को बुलाया जाता है कि आप आइए और मदद कीजिए फ्रांस की। लॉ वार्डेनिस आते हैं अपने फ्लीट के साथ। फ्लीट के साथ मतलब जो शिप का ग्रुप होता है उसको हम फ्लीट कहते हैं। ठीक है, यहीं से देखिए इसी वॉर के बाद से इंडिया में उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी, नेवल शिप्स की इंपॉर्टेंस बढ़ी। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी अपनी नेवल पावर को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया, क्योंकि फ्रेंच की जो सबसे स्ट्रॉन्ग पावर थी वो नेवल पावर थी, उनकी सुपरमेसी नेवल पावर में थी। ठीक है, ग्राउंड पावर तो ठीक थी, उनकी ग्राउंड पावर भी मजबूत थी, लेकिन उनकी नेवल पावर उनकी सबसे ज्यादा स्पेशलिटी थी। और इसी युद्ध के बाद सबको समझ में आ गया कि नेवल पावर इंपॉर्टेंट होना कितना जरूरी है। तो ब्रिटिश ने भी और इंडियन रूलर सेटलमेंट ने भी, जो साउदर्न इंडिया के रूलर्स थे, नॉर्दर्न इंडिया के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन साउदर्न इंडिया के सेटलमेंट्स के लिए नेवल पावर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी युद्ध के बाद वो नेवल पावर का बढ़ाने का काम शुरू कर देते हैं सब लोग। ठीक है, तो लॉ वार्डियनिस आते हैं और लॉ वार्डियनिस आके अटैक करते हैं मद्रास पे, दो जगह पे, मद्रास पे और पौंडीचेरी पे। दोनों ही जो थी वो ब्रिटिश के, या तो ब्रिटिशर्स के सपोर्ट में थी, मतलब ब्रिटिशर्स द्वारा वहां पे कोई रूलर अपॉइंट किया गया था जो ब्रिटिश के नाम पे रूल करता था, या फिर डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। वो अटैक करते हैं किस पे? दो जगह पे अटैक करते हैं। एक तो मद्रास पे अटैक करते हैं और दूसरा वो अटैक करते हैं पौंडीचेरी पे। दोनों ही जगह पे लॉ वार्डियनिस हराते हैं, मतलब लॉ वार्डियनिस जीता है, मतलब फ्रांस जीता है, ब्रिटिशर्स हारते हैं। वहां से वो ब्रिटिशर्स से पैसा लेते हैं और लॉ वार्डेनिस वेंट बैक टू द मॉरिशस, वो मॉरिशस चला जाता है। ठीक है, इस समय जो ड्यूप्लेक्स रहते हैं वो रहता कौन? यहाँ का जो गवर्नर रहता है फ्रांस का, जो यहाँ से युद्ध लड़ता रहता है, वो ड्यूप्लेक्स रहता है। अरे बस समझ लो, इस समय जो गवर्नर इस युद्ध को ब्रिटिश फ्रांस की तरफ से लड़ता रहता है वो ड्यूप्लेक्स रहता है। अब इस बात से होता क्या है कि उस एरिया का जो नवाब रहता है कर्नाटिक्स का, वो एलाइव रहता है, एलिस रहता है उस किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। वो ब्रिटिश के फेवर में मतलब रहता है। तो वो क्या करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है वो नवाब ऑफ कर्नाटक से कहती है कि आप मेरी मदद कीजिए। और नवाब ऑफ अवध उस समय था अनवरुद्दीन। ठीक है, अनवरुद्दीन उस समय का रूलर था, ये नवाब था कर्नाटक का, वो मदद करने आता है ब्रिटिश का। लेकिन ब्रिटिश अनवरुद्दीन भी हार जाता है बैटल ऑफ सेंट थॉमी में। और उसको लीड कौन करता रहता है फ्रांस की तरफ से? तो ड्यूप्लेक्स। ठीक है, और 1747 की बात है, 1747। और एक जो बड़ा युद्ध हुआ है इस पूरे फर्स्ट वॉर ऑफ कर्नाटिक्स में या फर्स्ट एंग्लो फ्रांस वार में, ये यही होता है, बैटल ऑफ सेंट थोम। बैटल ऑफ सेंट थोम में कौन आता है? अनवरुद्दीन की। अब अनवरुद्दीन डायरेक्ट नहीं लड़ता रहता, उसका कोई गवर्नर रहता है, गवर्नर रहता है मुफरीस खान या मुफीस खान, कुछ ऐसा ही उसका नाम है, जो लड़ता रहता है उसका रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन कहने का मतलब है कि वो हार जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात यहाँ पे कि यहाँ फ्रांस की बहुत छोटी सी युद्ध की टुकड़ी, बहुत छोटी ही सेना की टुकड़ी थी जिसने अनवरुद्दीन के उसको हराया, अनवरुद्दीन के बैटल को हराया। तो ये देखा गया कि अगर एक छोटी भी एक वो रहे, इस वॉर का यही रिजल्ट निकल गया कि एक छोटी भी अगर आपके पास आर्मी है, डिसिप्लिन आर्मी है, अच्छे से प्रॉपरली मैनेज्ड आर्मी है, अच्छे लीडरशिप में लड़ रही है, तो आप किसी भी बड़े से बड़े बैटल को
जीत सकते हो। और उसके बाद यहीं से, और जब नागार्जुन ने अटैक किया मद्रास पे और पौंडीचेरी पे, तुरंत ब्रिटिशर्स वीक हो गए। तो इस कारण से तुरंत इस बात का भी इंपॉर्टेंस लगाया गया कि उस समय नेवल का भी बहुत इंपॉर्टेंस है इस समय के युद्ध में। तो कुल मिला के ये सारी चीजें हुई। तो इस पूरे युद्ध में, कोर्स ऑफ वॉर में कुछ ज्यादा याद करने वाली चीज नहीं। एक तो ये कि मॉरिशस गवर्नर लॉर्ड ऑर्डेनिस हैज प्लेड द मेजर रोल। क्या क्या किया इसने? अटैक्ड अपॉन Madras and Pondicherry and defeated Britishers, ठीक है, and defeated ब्रिटिशर्स को हरा दिया था 1747 में। ये सारी कहानी होती है 1747 में, ठीक है। उसके बाद 1747 में लॉर्ड अनवरुद्दीन कम इनटू द रोल। अनवरुद्दीन, ठीक है। कौन रहता है? नवाब ऑफ कर्नाटक, कर्नाटक नहीं कर्नाटिक्स, नवाब ऑफ कर्नाटिक्स, ठीक है। और इसमें अनवरुद्दीन नवाब ऑफ कर्नाटिक्स रहता है। लड़ने कौन आता है? मतलब लड़ने आता है। और बैटल ऑफ सेंट थॉमस, ठीक है, डिफीटेड बाय फ्रेंच। गवर्नर कौन रहता है? डुप्लेक्स, ठीक है। इसका देख लीजिएगा, गवर्नर डुप्लेक्स रहता है। मतलब इंडियन सेटलमेंट के लॉर्ड ऑर्डेनिस तो मॉरिशस का गवर्नर रहता है, तो डुप्लेक्स वाज द गवर्नर ऑफ इंडियन सेटलमेंट, ठीक है। फ्रांस के इंडियन सेटलमेंट का जो गवर्नर रहता है वो उस समय डुप्लेक्स रहता है। तो ये पूरी कहानी यहाँ पे हुई। अब बात 1747 में वो हार जाते हैं, सैंथोम का बैटल में ब्रिटिशर्स आ जाते हैं। तो फाइनली एक ट्रीटी हो जाती है, क्योंकि फाइनली जो ट्रीटी होती है वो यूरोप में होती है। यूरोप में उनकी सेटलमेंट ट्रीटी हो जाती है वॉर ऑफ सक्सेशन में, और इसी कारण यहाँ भी वो ट्रीटी कर लेते हो और यहाँ भी उनके बीच की लड़ाई खत्म हो जाती है। तो ट्रीटी कौन सी थी जिससे ये वॉर एंड होता है? तो ट्रीटी वॉज होता कब? 1748 में, ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपल, ठीक है, एक्स-ला-चैपल, ठीक है। दिस वाज द ट्रीटी एक्स-ला-चैपल। तो इस ट्रीटी के साथ ये क्या होता है कि पहला बैटल जो होता है वो खत्म हो जाता है एंग्लो फ्रेंच वॉर का। तो इस अभी तक इस वॉर में देखा जाए तो भारी जो पड़ा थे वो फ्रांस पड़ा था, ठीक है। फ्रांसी इस युद्ध में अभी भी भारी पड़ा था, और क्योंकि फ्रांस ने उनको दो बार हराया। मद्रास में पौंडीचेरी में अटैक करके हराते हैं, फिर अनवरुद्दीन लड़ने जाते हैं, अनवरुद्दीन भी हार जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस बैटल में अभी तक फ्रांसी क्या थे? स्ट्रॉन्ग थे। अब हम बात करेंगे सेकेंड फ्रेंच वॉर की। और कुल मिला के इस वॉर में हुआ क्या कि स्टेटस कोर की बात हो गई थी। स्टेटस को की बात हुई थी। स्टेटस को का मतलब कि जिसकी जो भी टेरिटरी थी वो वापस हो गई। मतलब फ्रांस भी अपनी टेरिटरी को, फ्रांस ने जो टेरिटरी मद्रास और गोवा पौंडीचेरी की जीती थी वो उसको वापस कर दे ब्रिटिश को, ठीक है। इसका कारण ये था कि यूरोप में ये कमजोर थे ना। यूरोप में जो ट्रीटी हुई, यूरोप में भी स्टेटस को की ट्रीटी, उस समय ब्रिटिशर्स ज्यादा थे तो वहां स्टेटस को की ट्रीटी हुई। तो यहाँ पर स्टेटस को की ट्रीटी हुई कि जो पहले जीता था वो वापस कर दिया गया। अब देखिए 1749 में कुछ इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशंस ऐसी हुई जिनकी वजह से ये वॉर हुआ। सेकुलर फ्रेंच वॉर में खुदा क्या इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन इंपॉर्टेंट हो गया। और डुप्लेक्स, एक बताया था कि डुप्लेक्स जो था वो गवर्निंग रूलर था, वो इंडिया में गवर्न करने के इंटेंशन से आया था। उसने क्या किया कि वो इंडिया की पॉलिटिकल सिचुएशन में इंटरफियर करना स्टार्ट कर दिया। उसने कहा कि हम पॉलिटिकल सिचुएशन से इंटरफियर करेंगे और कोई फायदा उठाएंगे। तो होता क्या पॉलिटिकल सिचुएशन 1749 में, देखिए मैं इसको दो साइड में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या क्या हो रहा था वहां पे, क्योंकि दो कारण है यहाँ पे, हैदराबाद और दूसरा तरफ कार्नेटिक्स, ठीक है। ये दो चीजें हैं, हैदराबाद और कर्नाटिक्स। हैदराबाद में क्या हुआ 1749 में निजाम उल मुल्क की डेथ हो जाती है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। निजाम डाइड इन 1749, ठीक है। 1749 में निजाम उल मुल्क की डेथ हो जाती है, जिन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट हैदराबाद की डिस्कवरी की थी। नासिर जंग बिकम द रूलर। कौन रूलर बनता है? नासिर जंग। नासिर जंग बिकम द रूलर, बिकेम रूलर, ये भी ठीक है। कौन रहता है? सन रहता है इसका,
सन ऑफ निजाम, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होती है कि सन ऑफ जो निजाम रहता है, नासिर जंग बनता है, यहाँ पे मुजफ्फर जंग इस बात को क्लेम करने लगता है कि हम यहाँ के नवाब बनेंगे। मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग जो कि सन इन लॉ रहता है, ठीक है, सन इन लॉ रहता है किसका, निजाम का। वो ये कहता है कि मुगल एम्परर ने हमें कार्नेटिक्स एरिया का गवर्नर अपॉइंट किया है, तो हम यहाँ के क्या बनेंगे, गवर्नर बनेंगे या नवाब बनेंगे हैदराबाद के। जबकि हैदराबाद का नवाब निजाम के बाद नासिर जंग बन जाता है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा आपको, कहाँ का, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच में। अच्छा, कार्नेटिक्स में क्या चल रही थी, दोस्त अली वाज द रूलर देयर। दोस्त अली वहां का रूलर रहता, और इनका सक्सेसर जो रहता है वो चंदा साहिब रहते हैं, ठीक है। सक्सेशन एंड हिज सक्सेसर वाज, एंड हिज सक्सेसर वाज दोस्त अली, सॉरी चंदा साहिब, चंदा साहिब, चंदा साहिब। लेकिन होता क्या है, 1740 में दोस्त अली को कैप्चर कर लेते हैं, मराठास अटैक करते हैं कार्नेटिक्स में। 1740 में वो दोस्त अली को कैप्चर कर लेते हैं, सॉरी डेथ डाइड, मार देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, और चंदा साहिब को अपना वो बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, ठीक है। इन 1740 दोस्त अली वाज, दोस्त अली किल्ड बाय मराठास, ठीक है, किल्ड बाय मराठास, एंड चंदा साहिब वाज कैप्चर्ड, चंदा साहिब वाज, ठीक है, चंदा साहिब को कैप्चर कर लिया जाता है। अब जब चंदा साहिब को कैप्चर जाता है तो वही 1741 में अनवरुद्दीन बिकम द रूलर। 1741 में अनवरुद्दीन बिकेम रूलर, ठीक है, वही अनवरुद्दीन जिसने पहले वॉर में हेल्प की थी। अनवरुद्दीन बिकम द रूलर ऑफ कर्नाटक, ठीक है, 1741 में ही होता है। लेकिन होता क्या है कि बता ना कि फ्रांस हैज स्टार्टेड टू फ्रांस स्टार्टेड इंटरफियरिंग इन द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम टू गेट इट्स बेनिफिट। उसने क्या किया कि फ्रांस ने क्या किया कि मराठास को पैसा दिया, मराठास को पैसा दिया, और उन्होंने दो चंदा साहिब को रिलीज करवा लिया, ठीक है, चंदा साहिब को। और अनवरुद्दीन का सन देखिएगा था मोहम्मद अली, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। 1741 के बाद हुआ क्या कि चंदा साहिब वाज रिलीज्ड ऑन बाय टेकिंग द पेमेंट ऑफ, बाय टेकिंग द पेमेंट। कौन रिलीज हो गया, चंदा साहिब, चंदा साहिब was released on payment, ठीक है, चंदा साहिब was released on payment by Marathas, to Marathas, by कौन, फ्रेंच। अब देखिए यहीं से क्लियर हो गया कौन किसको सपोर्ट कर रहा था। आपको पहले से पता है कि अनवरुद्दीन ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट किया था पहले वॉर में। चंदा साहिब को यहाँ से फ्रांस सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर अलग अलग कॉन्फेडरेसी बन गए। अब ब्रिटिशर्स भी इसमें आएंगे क्योंकि ब्रिटिशर्स का भी जाहिर सी बात है, ब्रिटिशर्स का भी इसमें बेनिफिट छुपा हुआ था। तो ब्रिटिशर्स किसको किसको सपोर्ट कर रहे थे, तो नासिर जंग को ब्रिटिशर्स सपोर्ट कर रहे थे, अनवरुद्दीन को कर रहे थे, ये दोनों लोग सपोर्ट में थे। अब अनवरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली के चांद साहब आए, चंदा साहब आएंगे तो किस पर कहेंगे, अनवरुद्दीन को कहेंगे। अनवरुद्दीन की डेथ हो जाती है तो मोहम्मद अली आएंगे इसमें क्या कहते हैं इसके रोल में। तो इन दोनों को जो सपोर्टर थे वो ब्रिटिश थे, ठीक है। इन दोनों को सपोर्ट कौन कर रहा था, ब्रिटिश कर रहा था, ठीक। और चंदा साहब और मुजफ्फर जंग को जो सपोर्ट कर रहा था वो कौन कर रहा था, वो फ्रेंच कर रहा था, मतलब डुप्लेक्स कर रहा था, फ्रांस सपोर्ट कर रहा था किसको, इन दोनों लोगों को। तो अब ये युद्ध की कॉन्फेडरेसी बन जाती है, दो लोग अलग अलग बढ़ जाते हैं। एक तरफ कौन कौन हो जाता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा उसमें हो जाता है अनवरुद्दीन, और तीसरा हो जाता है उसमें नासिर जंग, ठीक है। दूसरी तरफ कौन कौन हो जाता है, मुजफ्फर जंग, चंदा साहब और फ्रांस। अब इन लोगों के बीच में लड़ाई होती है, ठीक है, 1749 में, जिसको बैटल ऑफ अंबर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल,
ठीक है, तो देखना होता क्या है कि 1749 में 1749 बैटल ऑफ अंबर, बैटल ऑफ अंबर वाज व्हाट, बैटल ऑफ अंबर में कौन कौन लड़ा था? तो एक तरफ पूरी कॉन्फेडरेसी फ्रांस प्लस था, एफ प्लस हमने लिखा है, फ्रांस प्लस मतलब बाकी लोग, और दूसरी तरफ कौन था? आपका जाहिर सी बात है ब्रिटिशर्स प्लस था, लेकिन फ्रांस प्लस ने उसमें क्या किया कि युद्ध में उनकी भी कॉन्फेडरेसी लड़ी, लेकिन इस युद्ध का जो रिजल्ट इंपॉर्टेंट निकला था वो इन तरह था कि इस बैटल में अनवरुद्दीन वाज किल्ड। अनवरुद्दीन का वैसे ही भी प्रॉब्लम चल रहा था, 1747 में सेंटोन्स पे वो हारे थे फ्रांस से, फिर 1749 में लड़ने के लिए आ गए। तो फाइनली फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस प्लस हैज किल्ड, फ्रांस प्लस किल्ड अनवरुद्दीन। ठीक है, अनवरुद्दीन को किल कर दिया। अब अनवरुद्दीन की डेथ होने के बाद चंदा साहब बिकम द रूलर ऑफ कहाँ का, कर्नाटक एरिया। कर्नाटक एरिया का जो रूलर हो गया वो कौन हो गया? अनवरुद्दीन हो गया। और आरकोट जो कि कैपिटल थी वहां की, वहां के कैपिटल के फोर्ट पे जाके, कैपिटल आरकोट की कैपिटल के फोर्ट पे जाके उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि चंदा साहब बिकम द क्या कहते हैं रूलर ऑफ कर्नाटक। ठीक है, तो आरकोट चंदा साहब प्लेस्ड हिम, चंदा साहब प्लेस्ड हिम इन फोर्ट। और यहीं पे क्या हुआ कि जब अकबरुद्दीन वाज किल्ड, इसमें क्या हुआ कि इस एंड मोहम्मद अली जो उसका बेटा था, मोहम्मद अली क्या कहते हैं अपने आप को उसमें कन्फाइंड, मतलब रोक लेना अपने आप को, घेर लेना, कन्फाइंड हिमसेल्फ इन द त्रिचुनुपल्ली फोर्ट। ठीक है, मोहम्मद अली confined himself in Trichinopoly fort, Trichinopoly fort। ठीक है, त्रिचुनुपल्ली फोर्ट में इसने आपने आपको कैप्चर कर लिया। तो ये पूरी कहानी यहाँ पे थी कि 1749 में बैटल ऑफ अंबर हुआ जिसमें अनवरुद्दीन को हरा दिया गया, मोहम्मद अली ने अपने आप को त्रिचुनुपल्ली कैप्चर कर लिया। अब त्रिचुनुपल्ली में अपने आप को ये कह सकते हैं छुपा लिया। जब त्रिचुनुपल्ली फोर्ट में छुपा लिया तो चंदा साहब के पास वहाँ की कैपिटल मिल गई कर्नाटक की कर्नाटक एरिया, याद रखिएगा कर्नाटक एरिया की, उनको वहाँ की कैपिटल मिल गई कर्नाटक एरिया में। वो जाते हैं कोर्ट में अपने आप को स्पॉट पे कैप्चर कर लेते हैं। उस समय जो इंडिया ब्रिटिश कंपनी के जो गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव आ चुके थे इंडिया में। अब रॉबर्ट क्लाइव ने ये पूरी कहानी देखी कि कुछ ऐसा सिस्टम चल रहा है, तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, वो कहे कि हम अटैक करेंगे चंदा साहब पे। ठीक है, और उसी समय फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने मोहम्मद अली के त्रिचुनुपल्ली फोर्ट पे अटैक कर दिया। फिर फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने त्रिचुनुपल्ली पे अटैक कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक और चेंज आती है कहानी में। कहानी में ये चेंज आता है कि मुजफ्फर जंग जो कि इधर से लड़ रहा था फ्रांस प्लस में, तो वो अपने किसी कंसिलेशन की वजह से, भाई मैंने बताया था कि आपको पहले कि रॉबर्ट क्लाइव वाज अ ग्रेट डिप्लोमेट, कोई जवाबी नहीं था शायद पूरे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में, उतना बड़ा डिप्लोमेट कोई नहीं था। ब्रिटिशर्स के बहुत सारे इंडिया में गवर्नर्स आए, बहुत सारे गवर्नर जनरल्स आए, लेकिन कोई भी इतना बड़ा डिप्लोमेट नहीं था जितना बड़ा रॉबर्ट क्लाइव था। तो ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी कि रॉबर्ट क्लाइव किसी को अपने तरफ मिला लेता। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में कंसलेशन करवा के मुजफ्फर जंग को अपनी तरफ ला लिया। अब फ्रांस के पास बचे दो लोग, एक तो फ्रांस बचे और एक बचे चंदा साहब। तो जब रॉबर्ट क्लाइव ने ये सिचुएशन देखा तो फ्रांस ने क्या किया, मोहम्मद अली के त्रिचुनुपल्ली पे अटैक कर दिया। त्रिचुनुपल्ली फोर्ट पर अटैक कर दिया किसने, फ्रांस प्लस। उन्होंने सोचा कि ठीक है चंदा साहब और गढ़ तुम्हारे पास सही है, हम क्या करते हैं त्रिचुनुपल्ली फोर्ट पर अटैक करके मोहम्मद अली को भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। ब्रिटिश कंपनी मतलब रॉबर्ट क्लाइव ने इस बात को देखा, रॉबर्ट क्लाइव ने तुरंत क्या किया, वो तुरंत आरकॉट पर अटैक कर दिया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सेना उन्होंने मोहम्मद अली के फोर्ट पर अटैक करने के लिए भेजा, उस पर ज्यादा प्रेशर उनको छुड़ाने के लिए उसने तुरंत आरकॉट का अटैक कर दिया। 53 दिन 53 डेज तक उन्होंने आरकॉट को घेरा रहा, और 53 दिन के बाद भी चंदा साहब जब अपनी कैपिटल बचाने आते हैं अनवरुद्दीन वहां से त्रिचुनुपल्ली फोर्ट से, वो बचा नहीं पाते हैं। और फाइनली जो आरकॉट की कैपिटल रहती है वो किसके पास चली जाती है, ब्रिटिश कंपनी के पास चले जाती है। एंड ये सबसे बड़ा कहानी का चेंज रहता है। फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है भाई, 53 दिन तक वहां पे रुकना और ये दिखाना भी एक बहुत लीडरशिप की बात थी। तो 53 डेज तक उन्होंने चंदा साहब के इस फोर्ट पे घेरा रखा है। बस समझे पूरी कहानी।
तो यही होता है कि 1700 ये कहानी की 1749 की 1751 में 1751 में क्या होता है, ड्यूप्लेक्स मतलब फ्रांस का ड्यूप्लेक्स प्लस चंदा साहब, ठीक है, प्लस अटैक्ड त्रिचुनोपली फोर्ट, अटैक ऑन त्रिचुनोपली फोर्ट। त्रिचुनोपली फोर्ट पर अटैक कर दिया था और उस समय मुजफ्फर जंग साइड चेंज कर चुका था। मुजफ्फर जंग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्ट पर जा चुका था। आगे बस समझ लो। अब क्या होगा, ये 1753 की बात है, ठीक है, अटैक अपॉन द त्रिचुनोपली फोर्ट। अब तुरंत उसने क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव ने तुरंत अटैक कर दिया चंदा साहब पे, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव attacked on Arcot फोर्ट, ठीक है, आर्कॉट के फोर्ट पर अटैक कर दिया इसने तुरंत। और 53 दिनों तक 53 डेज तक इस आर्कॉट के फोर्ट को घेरा हुआ था। और फाइनली क्या हुआ कि चंदा साहब हैड टू सरेंडर दिस फोर्ट ऑफ आर्कॉट एंड फाइनली द आर्कॉट की जो पार्ट चली जाती है वो उसमें चली जाती है। अब इस पूरे ही घटनाक्रम में, इस पूरे ही सिस्टम इश्यूज में फ्रांस को बहुत पैसे का लॉस होता है भाई। फ्रांस देखिए, अब बाद में हुआ क्या कि मोहम्मद अली ने फिर मोहम्मद अली यहाँ से बच जाता है त्रिचुनोपली फोर्ट से। होता वही है कि वहाँ के प्रेशर को रिलीज करने के लिए वो यहाँ पे कैप्चर करते हैं और जैसे ही वो मोहम्मद साहब यहाँ से हटते हैं, मोहम्मद अली वहाँ से निकलता है और वो चंदा साहब को किल कर देता है। चंदा साहब वाज फाइनली एग्जीक्यूटेड, ठीक है। फ्रेंड्स, चंदा साहब एग्जीक्यूट हो जाते हैं। चंदा साहब के एग्जीक्यूट होने के बाद फ्रांस बिल्कुल कमजोर पड़ जाता है। उनकी तरफ था ही कौन, चंदा साहब खत्म हो गए, मुजफ्फर जंग चला ही गया था। तो फाइनली फ्रांस क्या हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है। तो ये आर्कॉट भी उसका गया, त्रिचुनोपली फोर्ट भी गया और फाइनली इतने वॉर लड़ने के जो पैसा गया। तो कंपनी जो थी, हुआ क्या कि फ्रांस की जो कंपनी थी वो एक गवर्नमेंटल कंपनी थी, गवर्नमेंट की कंपनी थी। उसने तुरंत क्या किया कि डुप्लेक्स को रिकॉल कर लिया। डुप्लेक्स को तुरंत बुला लिया गया फ्रांस के, आप फ्रांस आइए, आपका अवस्था वहां पे है नहीं। और यहाँ पे एक नया गवर्नर आया, गोडियो, ठीक है, गोजियो, न्यू गवर्नर ऑफ फ्रांस, फ्रेंच सेटलमेंट, ठीक है। एंड ये आते ही क्या किया कि इसने ब्रिटिश कंपनी के साथ ट्रीटी साइन की, ब्रिटिश कंपनी के साथ ट्रीटी साइन किया और ये पीस किया, मतलब कंसिलेशन करके ये युद्ध खत्म हो जाता है। जो भी यहाँ पे ट्रीटी देता है कि जो इस युद्ध तक जिसने जो जीता है वो उसके पास रहेगा, इस बात पे ये ट्रीटी होती है फाइनली। और द बैटल केम टू द एंड, दूसरा बैटल भी कम हो जाता है, ठीक है, सेकंड बैटल केम टू एंड। तीसरा बैटल देखिएगा, यहाँ तक तो ये हो गया। अब फ्रांस वैसे भी कमजोर हो चुका था और देखिएगा इसके एक और कारण था कि डुप्लेक्स से बढ़िया कोई गवर्नर था भी नहीं। ये भी एक बात है कि ब्रिटिश सेटलमेंट के पास, मतलब फ्रांस सेटलमेंट के पास डुप्लेक्स जैसा गवर्नर कोई मिला भी नहीं। उसके बाद जो भी गवर्नर था वो इतने एलिगेंट थे नहीं। वही था गोडियो पीस टाइम के लिए, वो तो कम से कम अपने आप एफर्ट्स लगा रहा था, लड़ रहा था, एक अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा था। तो डुप्लेक्स का जाना ही फ्रेंड्स वैसे ही कमजोर हो चुका था। जैसे रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव ही ब्रिटिश इंडिया का एक की था इंडियन सेटलमेंट का। अगर रॉबर्ट क्लाइव नहीं होता तो शायद पता नहीं क्या होता, लेकिन ठीक उसी तरीके से डुप्लेक्स को वापस बुलाना ही बहुत गलत डिसीजन था। फाइनली ये हुआ, कमजोर हो गया। 1753 में थर्ड वॉर देखिएगा, थर्ड वॉर, ठीक है, थर्ड वॉर का हुआ 1757 से लेकर 1760 तक। बहुत ज्यादा कोई युद्ध नहीं होता है इसमें, बहुत बड़ा युद्ध ना होता है। 1763 का है, 1760 इसमें कोई बहुत बड़ा युद्ध और कोई बहुत बड़ा नहीं होता। देखिएगा 1760 इसलिए कहा गया कि जो लड़ाई लड़ी गई थी वो 1742 की लड़ाई 1760 को लड़ी गई थी। 23 जनवरी 1760 की बैटल ऑफ बैंडीवाश हुआ। उसके बाद ये युद्ध लगभग खत्म सा हो जाता है बिल्कुल। इनका जितने भी सेटलमेंट फ्रांस के रहते हैं, माहे इनका सेटलमेंट रहता है, वो ब्रिटिश इंडिया कब्जा कर लेती है। और भी इनके साउदर्न इंडिया के जो सेटलमेंट्स रहते हैं वो ब्रिटिश सेटलमेंट को चला जाता है। ये अपने लोएस्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन पे आ जाते हैं और फाइनली दे कम टू द एंड, धीरे धीरे वो कम खत्म हो जाता है। लेकिन ये वॉर हुआ क्यों 1760 मतलब 1757 में ये जो युद्ध हुआ था वो स्टार्ट हुआ था। रीजन फिर वही था कि फ्रेंच गवर्नर्स
इंडिया में आते हैं और इंटरफेरेंस ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंस यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। एक और प्रॉब्लम हो जाता है कि ब्रिटिश जब फ्रांस की एक तो वो रहती है सपोर्ट, कौन मतलब क्या कहते हैं उसको, सपोर्ट ग्रुप ब्रिटिश की रहती है, मतलब उस पर वो अटैक कर देते हैं, कौन, फ्रांस, पहली चीज। दूसरी चीज ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ 7 ईयर ऑफ वॉर का आपका नाम सुना होगा। रीजन की अगर बात किया जाए इसमें तो 7 ईयर्स ऑफ वॉर, 7 ईयर वॉर जो कि यूरोप में चल रहा था। और इस वॉर में फिर फ्रांस और ब्रिटेन एक दूसरे के खिलाफ थे, ठीक है। इस दोनों ही वॉर में खिलाफ थे, इस कारण भी एक कारण हुआ ये लड़ाई होने का, ठीक है। अब इसने एक और कारण मैंने बताया ना कि सेंट डेविड पे अटैक कर दिया था इन्होंने, किसने, फ्रांस ने। अटैक ऑन सेंट डेविड बाय फ्रांस, अटैक ऑन सेंट डेविड फोर्ट, ठीक है। एक ये भी कारण था रीजन का, और 7 ईयर्स वॉर चल ही रहा था वहां पे, जिसमें कुछ वहां के रोसेल्सिया वगैरह की बात थी, ठीक है, हम उसकी बात नहीं करेंगे। तो इस चीज में फिर ब्रिटिश अपने आप को, ब्रिटिश उस समय सुप्रीम थे, उनका काइनेटिक्स एरिया उन्हीं का हो चुका था, माहे जो ब्रिटिश की सेटलमेंट थी वो उन्हीं को हो चुका। तो फाइनली और जो गवर्नर रहता है ब्रिटिश फ्रांस का, कौन रहता है, काउंट डी लैली, ठीक है। काउंट डी लैली उस समय गवर्नर रहता है फ्रांस का इंडिया में। होता क्या है कि 7 ईयर्स ऑफ ऑक्सीजन, हाँ, काउंट डी लैली गवर्नर रहता है। एक महत्वपूर्ण लड़ाई इस युद्ध में कुछ ज्यादा नहीं होता, एक इंपॉर्टेंट लड़ाई होता है जिसको बैटल ऑफ वेंडी वॉश कहते हैं, जो कि 23 जून 1760 में लड़ी जाती है। 23 जनवरी 1760, बैटल ऑफ वेंडी वॉश, बैटल ऑफ वेंडी वॉश सबसे इंपॉर्टेंट बैटल। और इसी बैटल में फाइनली ब्रिटिश ने इसको बुरी तरीके से फ्रांस को डिफीट किया। यहीं से वो एलिमिनेट हो जाते हैं। काउंट डी लैली को पकड़ के ले जाया जाता है लंदन, मतलब एज अ प्रिजनर ले जाया जाता है। वहां पे इनको 1766 में एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, फाइनली 1766 में मार दिया जाता है लंदन में ले जाके। और इसी के बाद ये पूरी की पूरी कहानी खत्म हो जाती है। और 1763 में फाइनली जो एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन होती है खत्म होने की, वो रहती है 1763, जिसमें साइन होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है, तो वो वहां साइन होती है जो 7 इयर्स वॉर चल रहा था यूरोप में, वो वहां ये ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ पेरिस। एंड फाइनली इंडिया में भी वो खत्म हो जाती है, और उसी ट्रीटी पे इंडिया में भी सेटलमेंट हो जाता है। और फाइनली एंग्लो फ्रांस वॉर खत्म हो जाती है। और एंग्लो फ्रांस वॉर में इसके बाद फ्रांस की पूरी जो कंपटीशन था मार्केट का खत्म हो जाता है। फ्रांस एक छोटे मोटे सेटलमेंट्स में रह जाता है, और बाद में वो भी खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 1760 ही कहेंगे, इनफैक्ट 1760 में ही ब्रिटिश कंपनी ने क्या किया था, फ्रांस की पावर को बिल्कुल इंडिया में खत्म कर दिया था। तो इस तरीके से फ्रेंच पावर्स इंडिया में सेटलमेंट 1760 के करीब में खत्म हो जाते हैं, और ब्रिटिश साउदर्न इंडिया में भी अपने आप को सुपीरियर हो जाता है यूरोपियन पावर्स। अच्छा, उस समय छोटे छोटे यूरोपियन पावर्स थे, जैसे आपका डच था, डच पहले ही हार चुका था बैटल ऑफ विंदारा 1759 में। 1759 में बैटल ऑफ विंदारा होता है, उसमें डच को वो हरा चुके रहते हैं, फ्रांस हार ही जाता है। अब ब्रिटिश ही एक ऐसी सुपर वेट पावर बचती है इंडियन सेटलमेंट में। तो इस तरीके से इसका एंड होता है। अब हम अगले क्लास में पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर हुआ, ठीक है, मैसूर के साथ, मतलब इंडियन रूलर्स के साथ, ये तो यूरोपियन सेटलमेंट के साथ होती है। तब तक के लिए थैंक यू।